हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। एंड आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज का 6th चैप्टर विच इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो बहुत ही छोटा सा आराम से करने वाला प्यारा सा चैप्टर है, बहुत इजी टू लर्न है, कुछ मुश्किल इसमें नहीं है। ऑलरेडी पार्ट 1 मैंने इसका दिया था, छोटा सा पार्ट था जिसमें मैंने बताया था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और क्या बिजनेस को करनी चाहिए फुलफिल या नहीं करनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमने पढ़ा था। आज हम इसके आगे के चैप्टर को करने वाले हैं कंटिन्यू। तो जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट, पर उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड तुम्हारी सारी प्लेलिस्ट अकाउंट सीखो बिजनेस तीनों की डिस्क्रिप्शन में है, सारी प्लेलिस्ट को सेव करो बिकॉज बहुत अच्छे डिटेल लेक्चर्स हम एसआरसीसी ग्रेजुएट्स तुम्हारे लिए लेकर आते हैं। सारे नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे एंड डेली 2 एमसीक्यूज हम डालते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, तो हर जगह पे जाके फॉलो हमें जरूर करना। चलो जल्दी से वीडियो को करते हैं जी स्टार्ट। तो कल हमने पढ़ा था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कल हमने पढ़ा था आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज हम करेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, शेयर होल्डर्स के लिए, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, गवर्नमेंट के लिए हमें हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या करना चाहिए, what we should do as a part of our social responsibility towards the customers, shareholders, government, everyone। तो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और क्योंकि वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको हम कंपनी के कुछ शेयर देते हैं, यानी कि कंपनी की प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी देते हैं। और जो कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सेदार होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का, उसको कंपनी का ओनर भी बोला जाता है। तो कंपनी में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका मेजर रीजन इन्वेस्ट करने का यही होता है कि वो प्रॉफिट कमाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। अगर मैंने 10 रुपए लगाए हैं तो मैं 20 रुपए कमाऊं, 50 रुपए कमाऊं, 100 रुपए कमाऊं, 1000 रुपए कमाऊं 10 रुपए लगा के, वो मेरे को कोई उसकी लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। मुझे जितना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा मैं उतना ज्यादा लेती रहूंगी, खुश होती रहूंगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए शेयर होल्डर्स के टुवर्ड्स। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग। तो कहते हैं कि आपको अपने हर एक डिसीजन में इन लोगों को पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, इन लोगों की राय पूछनी चाहिए और इन लोगों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना चाहिए। इनके अगेंस्ट जाके आपको अपने बिजनेस में डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग पैसा लगा रहे हैं यार, तो इनका पूरा हक है अपने पैसे के लिए डिसाइड करने का कि क्या करना चाहते क्या नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम जो भी करोगे इनके पैसे से करोगे। अब ये अपना पैसा कैसे यूज करना चाहते हैं ये तो इनसे पूछना चाहिए ना। तो डिसीजन मेकिंग में इनको पार्टिसिपेट करवाओ। रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इनको रेगुलरली इनके पैसे पे रिटर्न दो, मतलब कि पैसा वापस नहीं करना, मतलब रेगुलरली पैसे पे प्रॉफिट बनाकर दो। 10 रुपए से 20 रुपए बनाकर दो, 50 रुपए बनाकर दो। रेगुलरली इनको पैसे के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाकर दो, ताकि ये लोग रेगुलरली अपना खुद का पेट भर सके, अपना घर चला सके और अपना पैसा जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है, जिस पर्पज से इन्वेस्ट किया है, वो पर्पज इनका पूरा हो सके। करेक्ट इन्फॉर्मेशन। देखो ये लोग ना पैसा लगाने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर रोज आके बैठेंगे कंपनी में और सब कुछ देखेंगे, कंपनी में काम करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर तुमने शार्क टैंक देखा हो, सुना तो होगा एटलीस्ट, है ना। शार्क टैंक पे शार्क्स होते हैं, वो अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर कंपनी के ऑफिस में जाके बैठते हैं, सब कुछ देखते हैं, नहीं, वो पैसा लगाते हैं और 1 साल के बाद पूछते हैं, हर साल के एंड पे, कि भैया कितना पैसा कमाया तुमने, जो भी प्रॉफिट कमाया हमें उसका हिस्सा दे दो। ठीक है, अब ये तुम्हारे ऊपर है, कंपनी के ऊपर है कि कंपनी इन बेचारे इन्वेस्टर्स को सब कुछ सही सही बताए। अगर तुमने बोला हमें तो प्रॉफिट 100 रुपए का हुआ है, उसमें तुम्हारे 10% की हिस्सेदारी है, तो ये लो तुम 10 रुपए ले जाओ, और एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ था 1000 रुपए का, तो ये तो तुम गलत कर रहे हो ना, तुम अपने इन्वेस्टर को धोखा दे रहे हो ना। तो तुम गलत इंफॉर्मेशन मत दो अपने इन्वेस्टर को, सब कुछ सही सही बताओ। ठीक है, ताकि वो आगे जाके और पैसा तुम्हारे अंदर इन्वेस्ट करे और नए नए इन्वेस्टर्स आए, ताकि सब कुछ सही से चले। तो सही इंफॉर्मेशन दो अपने सारे इन्वेस्टर्स को। एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अपनी उनकी जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, उसमें एप्रिसिएशन करके दो। मतलब कि आपकी जो कंपनी है, कंपनी की वैल्यू को इंप्रूव करो, कंपनी की वैल्यू को गिराओ मत। इंप्रूव कब होगी? जब तुम अच्छे से कंपनी चलाओगे। अगर अच्छे से कंपनी चलाओगे तो कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना कि शेयर का प्राइस ऊपर गया, शेयर का प्राइस नीचे गया, तो तुम कंपनी में अच्छे से काम करो, कंपनी अच्छे से चलाओ, ताकि शेयर का प्राइस ऊपर जाए। ठीक है, तो शेयर का प्राइस ऊपर जाने दो, क्योंकि इन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं, शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, ये शेयर बेच के प्रॉफिट कमाएंगे।
ठीक हो गई बात। तो तुम कंपनी के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है उसको इंप्रूव करो ताकि ये लोग अपना जो है शेयर्स बेच के अच्छा पैसा कमाएं, ठीक है। और वैल्यू कैसे इंप्रूव होगी? कंपनी को अच्छे से चला के। टुवर्ड्स द वर्कर्स, एम्प्लॉयज के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए? उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए काम करने की, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जो है कौन प्रोवाइड करता है? बिजनेस ही प्रोवाइड करता है। तो एक बिजनेस का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, अच्छे प्राइस पे एम्प्लॉयमेंट दे और अच्छा काम करवाए, ठीक है। क्रिएट द राइट काइंड ऑफ वर्किंग कंडीशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने फैक्ट्री में काम करवाया, मैंने फैक्ट्री में उनके पानी की, चाय की, वॉशरूम की, किसी चीज की उनको फैसिलिटी अच्छी नहीं दी, फैक्ट्री में केमिकल्स की वजह से उनको बीमारियां हो रही हैं, फैक्ट्री में मशीन पे काम करते हैं उनके लिए सेफ्टी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके लिए अच्छी वर्किंग कंडीशंस मैं बना के दूं, ठीक है, सो दैट इट कैन विन द कोऑपरेशन ऑफ वर्कर्स, सो दैट सारे जो वर्कर्स हैं साथ मिलके खुशी खुशी कोऑपरेट करें, खुशी खुशी काम करें, ठीक है। रिस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक राइट ऑफ द वर्कर टू फॉर्म यूनियन। कहते हैं कि तुम्हें ना वर्कर को दबाना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास 100 वर्कर हैं, तुम्हें उन सबको दबाना नहीं है। कुछ कंपनीज पता है क्या करती हैं? वर्कर्स को ये बोलते हैं तुम लोग साथ में रह भी नहीं सकते, क्योंकि कंपनीज को डर होता है ये लोग दोस्त बनेंगे, साथ में आपस में मिलके हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें उन कंपनी के, अपनी कंपनी के वर्कर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको पूरा हक देना चाहिए कि कोई नहीं, तुम साथ में मिलके यूनियन बनाओ, दोस्ती बनाओ, तुम हमारे साथ गलत मत करो, हम तुम्हारे साथ गलत नहीं करेंगे। तुम्हारे को राइट होना चाहिए वोट करने का। अगर कोई डिसीजन है, तुम इनसे अगर पूछ के डिसीजन ले रहे हो, तो ऑल द 100 वर्कर्स शुड हैव 1 वोट ईच टू वोट इन द डिसीजंस ऑफ द कंपनी, ऑफ द यूनियन, ठीक है। तो वो राइट वर्कर को दो, क्योंकि अगर ये नहीं दोगे तो बेचारे वर्कर कभी अपनी आवाज उठा नहीं पाएंगे और तुम फिर उनके साथ गलत करोगे, वो नहीं करना, ठीक है। सही पैसे दो, फेयर डील फ्रॉम द मैनेजमेंट। सही पैसे दो, ऐसा नहीं कि तुम उनको काम करवाए जा रहे हो, पैसा नहीं दे रहे। देखो आज की डेट में ना अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है, मतलब पहले भी थी, हमेशा से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा होती है कि लोगों को लगता है कि वैसे तो मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मैं 100 रुपए डिजर्व करता हूँ, पर अगर 100 रुपए के चक्कर में मुझे 10 रुपए भी ना मिले तो मैं तो घर पे रोटी नहीं पकेगी, मेरी तो घर पे घर वाले मेरे कैसे रहेंगे। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं 50 रुपए में काम कर लेता हूँ ताकि घर पे रोटी तो पकने लग जाए। और एम्प्लॉयर क्या करता है, कंपनी उसको जानबूझ के कम पैसा देती है। जिस कंपनी को पता होता है ना कि अरे इसको तो कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, ऑल्दो 100 रुपए डिजर्व करता है पर इसको कहीं और तो नौकरी नहीं मिल रही, तो मैं इसको 50 रुपए दूंगी सिर्फ। समझ रहे हो, कंपनी जानबूझ के एम्प्लॉयज के साथ कई बार ऐसे करती है। तो तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें एम्प्लॉयज को सही फेयर पैसे, सैलरी, वेजेस देने चाहिए, ठीक है। वर्किंग कंडीशन सेफ दो, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, केमिकल्स वगैरह ऐसा कुछ ना हो, सेफ वर्किंग कंडीशंस दो, साफ पानी, साफ हवा, साफ वॉशरूम्स, साफ सब कुछ दो। वुमेन को सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट दो, ये भी एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। कस्टमर के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सही क्वालिटी और सही क्वांटिटी की गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोवाइड करवाओ। अगर आपने बोला है कि इसमें 500 ml है तो 500 ml ही होना चाहिए। ये मत सोचो कि कस्टमर कौन सा इसको माप के देखेगा कि 500 है या 400 है, तो हम तो 500 ml बोल के 400 ml ही डालेंगे, ऐसा मत करो। अगर 400 डाल रहे हो तो 400 बताओ, अगर 500 लिख रहे हो तो 500 ml ही होना चाहिए। एंड अच्छी क्वालिटी भी दो। इंडिया में ऑनेस्टली ये फुलफिल नहीं होता है। इंडिया में तुम्हें पता ही है, इंडिया के खाने की, पैकेज्ड फूड्स की, इवन मसालों की क्वालिटी पे बहुत क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जो मसाले हम इंडिया में खाते हैं वो मसाले यूके, यूएस, ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज वो अपने देश में एंटर तक नहीं होने देती इंडिया के मसाले जो हम हर रोज खाते हैं, क्योंकि हमारे मसालों की, हमारे खाने की क्वालिटी इतनी बुरी है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में लॉ ही नहीं है इतने स्ट्रिक्ट जो इनको सही करवा सके इनकी क्वालिटी को, ठीक है। तो वो कंपनीज हमारे साथ गलत कर रही हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। वो गलत क्वालिटी का सामान हमें देती हैं, खराब क्वालिटी का सामान देते हैं जिससे कैंसर तक हो सकता है लोगों को, ठीक है। तो वो कंपनीज को नहीं करना चाहिए। रेगुलर सप्लाई करो, ऐसा मत करो कि बीच बीच में कभी सप्लाई रोक दी। अगर सप्लाई रोक दी जाएगी तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी सप्लाई से। अगर डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से तो प्राइसेस बढ़ेंगे और फिर कंपनियां महंगे दाम पे बेचेंगी। वो मत करो, रेगुलरली बेचते रहो, रेगुलर सप्लाई करो, ताकि कभी भी जानबूझ के प्राइस को तुम इंक्रीज ना करो, ताकि कस्टमर को एक कम प्राइस पे रेगुलरली सामान मिलता रहे। सही एडवर्टाइजमेंट करो, झूठी एड्स मत करो। एंड मोस्ट ऑफ द एड्स
फूड की स्पेशली झूठी होती हैं। जैसे बोला जाता है ना रियल फ्रूट, वो जो रियल है उसका एक्चुअल में मतलब नहीं होता कि इसमें असली फ्रूट है। रियल इज जस्ट देयर ब्रांड नेम, वो उनके ब्रांड का नाम है रियल। इट्स नॉट कि उसमें असली फ्रूट, असली मैंगो, असली ऑरेंज और ये सब कुछ डाला जाता है, कोई नहीं डाला जाता। सिर्फ उसमें कलर और प्रिजर्वेटिव्स और फ्लेवर्स डाले जाते हैं, उसमें एक्चुअल में कभी कोई फ्रूट नहीं होता। तो ये बिल्कुल झूठी एडवर्टीजमेंट है। तुमने नाम रख दिया रियल, वो बिल्कुल झूठी एडवर्टीजमेंट है, वो मत करो। झूठी एडवर्टीजमेंट्स मत करो। बट हर एक कंपनी करती है, ईच एंड एवरी मोस्ट ऑफ द फूड कंपनीज जो है वो करती हैं, ठीक है। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फेयर सही ट्रेड प्रैक्टिसेस करो। कस्टमर्स को चूना मत लगाओ, सप्लायर्स को चूना मत लगाओ, रिटेलर को, होलसेलर को, किसी को चूना मत लगाओ। किसी के साथ फ्रॉड मत करो, सबके साथ सही से काम करो। किसी को कम बोल, ज्यादा बोल के कम दे रहे हो, पैसा बोल के पैसा दे नहीं रहे हो, वो सब मत करो, ठीक है। कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को सुनो। आज की डेट में अगर तुम देखो, ज़ोमैटो पहले बहुत ज़्यादा सुनता था कंप्लेंट्स, आज की डेट में तो वो सुनते ही नहीं है। दे जस्ट से कि हमें ईमेल कर दो, आपकी कोई भी कंप्लेंट है। वो ऐप पे बहुत बार आ जाता है कि हमारे तो लोग हैं नहीं अवेलेबल, यू कैन जस्ट ईमेल अस। तो आज की डेट में ज़ोमैटो का फॉर एग्जांपल बहुत खराब हो गया कंज्यूमर कंप्लेंट हैंडल करने का सिस्टम। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा कस्टमर बोल रहा है कि यार मेरा ऑर्डर नहीं आया या मुझे रिफंड चाहिए, मेरा ऑर्डर ऐसा है, देन यू शुड लिसन टू इट एंड यू शुड वर्क ऑन इट। अदरवाइज तुम्हारी ही कंपनी की रेप्यूटेशन खराब होगी, ठीक है। एजुकेट कस्टमर अबाउट यूज एंड कंटेंट, क्या चीज है, उसको कैसे यूज करना है और उसके अंदर तुमने क्या डाला है, इस सब के बारे में तुम्हें ही अपने कस्टमर को एजुकेट करना चाहिए। तुम अपनी एडवर्टाइजमेंट जो बनाते हो उसके अंदर लोगों को बताओ कि हमारा प्रोडक्ट ऐसे यूज होगा, इसके अंदर ये डाला गया है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम बताओगे नहीं कैसे यूज करना है तो कस्टमर को समझ नहीं आएगा। अगर तुम बताओगे नहीं अंदर क्या डाला है कंटेंट में तो लोगों को नहीं पता चलेगा, क्योंकि हर कोई लेबल नहीं पढ़ता यार, ठीक है ना। सो दैट इज वाई कंपनी को एजुकेट करना चाहिए अपने कस्टमर्स को, ठीक है जी। आगे चले, गवर्नमेंट की टुवर्ड्स क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बिजनेसेस की। गवर्नमेंट की सारे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज को पूरा करे। अगर नहीं करोगे तो सरकार जेल में डाल देगी, पेनल्टी लगा सकती है, ठीक है, रेड मार सकती है, बिजनेस बंद करवा सकती है, एक्सपेंशन पे रोक लगा सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो हर रूल, हर रेगुलेशन, हर लॉ को मानो। अपने टैक्सेस, अपनी ड्यूटीज टाइम से भरो, टैक्स चोरी मत करो। सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सरकार की मदद करो, क्योंकि सरकार का काम है सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अगर तुम सरकार के साथ मिलके सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो सोसाइटी भी तुम्हें फेवर करेगी, ठीक है। फेयर डीलिंग स्पेशली इन एक्सटर्नल ट्रेड, जब भी तुम बाहर वाले देशों के साथ ट्रेड करते हो, चाहे तुम इंपोर्ट करते हो चाहे तुम एक्सपोर्ट करते हो, उस पॉइंट पे और भी ज्यादा कॉशियसली, और भी ज्यादा अच्छे से काम करो। क्योंकि उस टाइम पे उस टाइम पे मैं एज अंशिता बन के काम नहीं कर रही, उस टाइम पे मैं अंशिता फ्रॉम इंडिया बन के काम कर रही हूँ। और लोग ये बोलेंगे कल को कि इंडिया के लोग अच्छे नहीं है। अगर मैंने कुछ गलत किया तो लोग बोलेंगे इंडिया के लोग अच्छे नहीं है, लोग ये नहीं बोलेंगे अंशिता नहीं अच्छी, लोग बोलेंगे इंडिया अच्छा नहीं है, इंडिया के लोग अच्छे नहीं है, तो हमें इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करना। तो जब भी तुम दुनिया में कहीं जाते हो एटलीस्ट इतना ट्राई करो, तुम अपने देश के नाम को डुबाकर मत आओ। तुम कहीं पे जाके ऐसी कोई हरकत मत करो कि लोग इंडियन से डरने लग जाएं, लोग बोले कि इंडियंस में सिविक सेंस नहीं है, लोग बोले इंडियंस ऐसा मत करो। क्योंकि जब तुम बाहर जाते हो तुम सिर्फ अपना नाम नहीं, अपने देश का नाम अपने साथ लेके जाते हो। तो स्पेशली जब तुम बाहर जा रहे हो, उनके साथ ट्रेड कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि तुम और ज्यादा कॉशियसली सब कुछ कर रहे हो, ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट एंड टुवर्ड्स ऑल आर इंटरेस्ट ग्रुप्स, टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स जो कि ओनर्स थे, देन कंज्यूमर्स, वर्कर्स एंड गवर्नमेंट के लिए एक बिजनेस को क्या क्या करना चाहिए। आगे चीज आती है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक बिजनेस को क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज आती है अ डेफिनेट कमिटमेंट बाय द टॉप मैनेजमेंट। देखो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ना लोअर मैनेजमेंट का काम नहीं होता है। सोसाइटी के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने का काम लोअर मैनेजमेंट का नहीं होता है, ये सारा काम टॉप मैनेजमेंट का होता है, ठीक है। तो टॉप मैनेजमेंट क्या करे, क्रिएट करे, मेंटेन करे, डेवलप करे एक ऐसा वर्क कल्चर जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे और एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना करे। देखो तुम्हारा वर्क कल्चर कैसा होगा वो टॉप मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगी। तो टॉप मैनेजमेंट ऐसा एक कल्चर बनाए भी और उसको लगातार मेंटेन भी करे, जो वर्क कल्चर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे, ठीक है। ensuring that commitment to environmental protection is shared throughout the enterprise by all the division and all the employees। कहते हैं कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट करे, शुरू करे, पर वो पूरे कंपनी के हर एक इंसान के
दिल और दिमाग में डाले कि तुम्हें भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ऊपर से लेके लोअर लेवल तक हर एम्प्लॉय में, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक डिवीजन में सबको ये समझाए कि तुम्हें भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। सही रॉ मटेरियल खरीदो अच्छी क्वालिटी के, ठीक है, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करो, ठीक है, साइंटिफिक टेक्निक ऑफ डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट को ऐसा नहीं कि हवा में पोल्यूशन उड़ गया, पानी में वेस्ट चला गया, नहीं, सही तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करो, फिर चाहे थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लग जाए पर उसको सही तरीके से वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करो, ठीक है। एम्प्लॉयज को स्किल सिखाओ ताकि वो भी पोल्यूशन कंट्रोल कर सके, ठीक है। सारे लॉज रेगुलेशंस हर चीज को फुलफिल करो, ठीक है। ऐसे प्रोग्राम्स करवाओ और ऐसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करो जिसके थ्रू तुम अपने पोल्यूशन को खत्म कर सकते हो, रिवर्स में, हर चीज में पोल्यूशन को खत्म कर सकते हो। ऐसे प्रोग्राम शुरू करो जिसके अंदर तुम प्लांट्स को, ट्रीज को प्लांट कर रहे हो, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन को रोक रहे हो, ऐसे सारे काम शुरू करो, ठीक है। इवन अगर तुम देखो यूट्यूब पे बहुत बार हमें देखने को मिलता है बीचेस जो हमारे होते हैं मुंबई वगैरह में, वहां पे क्लीनिंग ड्राइव करी जाती है, ठीक है, कि एक पूरे संडे को बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे और बीच क्लीन करेंगे। तो ऐसा कुछ हमारी कंपनीज को भी करना चाहिए, ये ऐसा यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। पीरियोडिकल असेसमेंट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, कहते हैं कि आप पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम शुरू करो अपनी कंपनी में, या जो भी चल रहे हैं उनका टाइम टू टाइम चेकिंग करो, क्या वो सही से चल रहे हैं, कितना खर्चा हो रहा है, कितना बेनिफिट हो रहा है, सो दैट तुम अपने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सको। पहले शुरू तो करना ही है, फिर सारे एम्प्लॉयज में भी डालना है और फिर उसको रेगुलरली चेक भी करना है कि क्या वो सही से चल रहा है मेरा सारा प्रोग्राम या नहीं चल रहा है, ठीक है। नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च करो, उनका हिस्सा दुनिया भर को बनाओ, देश भर के लोगों को बनाओ। देखो अगर एक बिजनेस शुरू करेगा सोसाइटी उसका साथ जरूर देगी, ठीक है। Arranging educational workshops, training material to share the technical information and expertise with suppliers, dealers, customers to get them actively involved in pollution control program। कहते वही जैसे मैंने बोला कि तुम ऐसी चीजें शुरू करो और सोसाइटी को बताओ कि इस संडे हम यहाँ पे पोल्यूशन के अगेंस्ट ये करेंगे, यहाँ पे सफाई करेंगे, बीच को क्लीन करेंगे, ट्रीज लगाएंगे, ये करेंगे। आप शुरू तो करो, लोगों को बताओ तो सही, तो आपके जो है सप्लायर्स, डीलर्स, कस्टमर्स, वर्कर, हर कोई आएगा और हर कोई काम करेगा, ठीक है। तो आपको शुरू करना है और लोग जुड़ेंगे जरूर। लोगों को एजुकेट करो, लोगों को ट्रेन करो, थोड़ा पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, पर करना चाहिए, ये सब कुछ आपको करना चाहिए, ठीक है। चलो अब लास्ट टॉपिक मेरे पास आता है बिजनेस के एथिक्स का। एथिक्स का क्या मतलब होता है? एथिक्स इज कंसर्न्ड विद व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग in human behavior judged on the basis of the standards set by the society। हर सोसाइटी का अपना एक स्टैंडर्ड सेट होता है, उन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे क्या सही है और क्या गलत है, ये चीज हमें कौन सिखाते हैं? हमारे एथिक्स सिखाते हैं। जैसे बोला जाता है ना, हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है, तो वो जो चलता है उसको बोला जाता है कि ये हमारे एथिक्स हैं, ये हमारी वैल्यूज हैं, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा ट्रेडिशन है। कि हमारे ट्रेडिशन में जो फॉर एग्जाम्पल ऐसे कपड़े डालता है उसको सही नहीं माना जाता है। अब ये स्टैंडर्ड आपकी सोसाइटी ने सेट करा है, जरूरी नहीं है कि सबके लिए ये कपड़े खराब है। आपकी सोसाइटी कह रही है कि आपकी सोसाइटी के लिए ये कपड़े सही हैं, ये कपड़े गलत हैं। हमारी सोसाइटी के लिए ये खाना सही नहीं है, या ड्रिंकिंग, स्मोकिंग वगैरह हमारी सोसाइटी अलाउ नहीं करती है, ठीक है। तो हर सोसाइटी का अपना खुद का एक नजरिया होता है चीजों को सही और गलत के बीच में डिवाइड करने में, और वही चीजें हमें क्या सिखाती हैं? हमारे एथिक्स सिखाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, तो मतलब हमारे यहाँ के एथिक्स, ये हमें कहते हैं हमारे यहाँ के एथिक्स ऐसे हैं। इट गोज बियॉन्ड ऑब्जर्विंग लॉज एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो कहते हैं इसका ये मतलब ही नहीं है कि अगर ये नहीं करोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर तुमने अपनी मर्जी के कपड़े डाल लिए जो सोसाइटी नहीं चाहती, इसका ये मतलब नहीं है कि मोदी जी पकड़ के तुम्हें जेल में डाल देंगे। नहीं, मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे, पर तुम्हारी सोसाइटी तुम्हें जीने नहीं देगी, तुम्हारी सोसाइटी तुम्हें तंग कर देगी, तुम्हें बाहर नहीं निकलने देगी, तुम्हारे साथ गलत बिहेव करेगी या जो भी है, ठीक है। तुम्हारी सोसाइटी तुम्हें जीने नहीं देगी अगर तुमने सोसाइटी के अगेंस्ट तुम गए तो, ठीक है। काफी बार सोसाइटी गलत होती है, काफी बार लोग गलत होते हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट जाते हैं, बट वो हमारा डिस्कशन नहीं है। हमारा डिस्कशन का टॉपिक बस इतना सा है कि हमारे एक सोसाइटी के लिए कुछ एक, आप कह सकते हो, लिमिट्स होते हैं, कुछ दायरे होते हैं हर सोसाइटी के लिए, और वो जो लिमिट्स हैं, वो जो सही गलत है, वो उस सोसाइटी के एथिक्स हैं, ठीक है। Business ethics refer to the socially determined moral principles which should govern the business activities। Similar तरीके से हर एक बिजनेस के अपने खुद के एथिक्स होते हैं।
जैसे मैंने बोला ना, सोसाइटी के अपने खुद के एथिक्स होते हैं, ऐसे ही बिजनेस के अपने खुद के एथिक्स होते हैं, विच इज अगेन कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें जेल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पर वो उस बिजनेस का वैल्यू है कि भाई ये बिजनेस तो ऐसा है कि ये अपने टीचर्स के साथ ऐसे ऐसे करेगा। तो अगर किसी एचआर ने उस टीचर के साथ गलत बिहेव किया तो वो बिजनेस के एथिक्स के अगेंस्ट हो जाएगा। हम अपने बच्चों को ऐसे ऐसे ट्रीट करेंगे, तो अगर किसी टीचर ने गलत ट्रीट किया बच्चे के साथ तो वो एथिक्स के खिलाफ हो जाएगा। सिंपल बात हो गई, ठीक है। जैसे कि चार्जिंग फेयर प्राइस फ्रॉम द कस्टमर, गिविंग फेयर ट्रीटमेंट टू द वर्कर्स, अर्निंग अ रीजनेबल प्रॉफिट, ठीक है ना। जैसे बहुत सिंपल हो सकता है कि हमारे बिजनेस का एथिक है कि हम बच्चों को थप्पड़ नहीं मारेंगे। तो अगर किसी टीचर ने थप्पड़ मारा, फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है, हर किसी का अपना अपना होता है, तो वो टीचर गलत होगा, क्योंकि हमारे बिजनेस का एथिक है कि ये नहीं करना है, हमें वॉयलेंस नहीं करनी है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स कि अब क्या क्या है, देखो बिजनेस एथिक्स में टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट होती है। एक छोटा सा टीचर आके जो नया नया आया है, ठीक है, 20-22 साल का कोई टीचर है, वो आके नहीं बोल सकता कि आपके बिजनेस में ऐसा ऐसा होगा। नहीं, जो टॉप मैनेजमेंट है, जो कई सालों से उस बिजनेस को मैनेज करती आ रही है, वो बताएगी कि बिजनेस का एथिक्स क्या होंगे, क्या नहीं होंगे, ठीक है। लोअर लेवल नहीं बता सकती कि बिजनेस के एथिक्स ऐसे होंगे, टॉप मैनेजमेंट बताएगी। और टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट होनी चाहिए टू दोज एथिक्स। आप अपने टीचर को बोल दो कि किसी को गाली नहीं देनी और खुद टीचर को गाली दे रहे हो, तो गलत है ना, ये तो गलत है ना। तो टॉप मैनेजमेंट को भी कमिटमेंट होनी चाहिए फॉर दोज बिजनेस एथिक्स। टॉप मैनेजमेंट पहले तो खुद डिसाइड करे क्या एथिक्स होंगे, फिर उनको खुद फॉलो करे और फिर पूरे बिजनेस को बताए और सबसे फॉलो करवाए, ठीक है। ये सारा काम टॉप मैनेजमेंट का है। एक कोड ऑफ कंडक्ट को पब्लिश करो, एक कोड ऑफ कंडक्ट को पब्लिश करो और रिटर्न में, लिखित में सबके बीच में सर्कुलेट करो कि हमारे बिजनेस में ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और खुद भी फॉलो करो। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म, अगर किसी ने फॉलो नहीं किया तो क्या होगा वो भी बताओ। ऐसा नहीं कि भाई गाली नहीं देनी, बात खत्म। अरे अगर किसी ने गाली दी तो उसके साथ होगा क्या, ये भी तो बताओ, ठीक है। इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल्स, हर एक लेवल के लिए होना चाहिए, जैसे मैंने बोल ही दिया कि टॉप से लेके लोएस्ट लेवल तक होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसको रिजल्ट को मेजर भी करो, उसको रिजल्ट को मेजर भी करो। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि अगर आपके एम्प्लॉइज पहले बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे, एक दूसरे को गाली देते थे, ऐसा सब करते थे, अब आपने एक एथिक बना दिया कि हमारे यहाँ पे अब्यूजिव लैंग्वेज और वॉयलेंस नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा और गाली गलौच नहीं होगा हमारी कंपनी में। अब तुमने ये एथिक बना दिया, तो पहली चीज तो टॉप मैनेजमेंट बनाएगी, टॉप मैनेजमेंट खुद फॉलो करेगी, कि ऐसा नहीं कि टॉप मैनेजमेंट ही करने लग जाए, फिर तो कोई फॉलो नहीं करेगा। फिर टॉप मैनेजमेंट लिखित में सबके बीच में सर्कुलेट करेगी कि ऐसा ऐसा आज से एथिक है, रूल है, फॉलो करना है। फिर टॉप मैनेजमेंट सबसे फॉलो करवाएगी। फिर टॉप मैनेजमेंट सबको बताएगी कि अगर फॉलो नहीं करा तो हम निकाल देंगे, सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारे ऊपर फाइन लगा देंगे, कुछ भी है, ठीक है। एंड उसके बाद टॉप मैनेजमेंट ये मेजर करेगी रिजल्ट को कि हमारे इस रूल से पहले 1 महीने में 10 लड़ाइयां हुआ करती थी, इस रूल के बाद 1 महीने में 1 ही लड़ाई हुई है, तो मतलब लोगों ने फॉलो किया है, एथिक्स को फॉलो किया है, ठीक है। ये हो गया जी मेरा पूरे का पूरा चैप्टर अब खत्म। चैप्टर नंबर 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। अब कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई टू ऑल योर डाउट्स, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को। सारी प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, उनको जरूर फॉलो करना। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, क्योंकि हर जगह तुम्हारे ही काम का बहुत सारा कंटेंट आता रहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।